बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नागौर। बच्चों, आज हम अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे कि अनुसूची किस तरह से बनाई जाती है और इसको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसका संक्षिप्त थोड़ा सा हम देखेंगे। तो अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो शुरू से मैं आपको कह रही हूँ, अनुसूची क्या है? प्रश्नों की एक सूची है, लेकिन ये प्रश्नों की सूची आनन फानन में नहीं बनती है। इसको बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक इसका निर्माण किया जाता है और इस निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है अनुसूची की। इसमें हम बेसिकली 5 चरणों की चर्चा करेंगे। पहला जो चरण है वो है प्रथम चरण, जिसको हम बोलते हैं। इस चरण में अनुसूची के निर्माण से संबंधित सभी पक्षों पर विचार किया जाता है और अनुसूची के निर्माण के पूर्व ये निर्धारित करना होता है कि इस अध्ययन विषय से संबंधित किन किन पक्षों को अध्ययन के लिए रखा जाएगा, किन किन मदों को उसमें जोड़ा जाएगा। अनुसंधानकर्ता को ये सब तभी कर सकता है वो अनुसंधानकर्ता जब उसको विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो। अध्ययनकर्ता को ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि इस समस्या के कौन से पक्ष को ज़्यादा प्रकाशित करना है, कौन से पक्ष पर ज़्यादा जोर देकर तथ्यों को संकलित करना है और इससे अध्ययन को क्या फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही साथ इसका एक लाभ ये भी होगा कि प्रश्नों को संतुलित अनुपात में बनाया जा सकेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि समय, शक्ति व धन की बचत करने हेतु अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है और केवल इसमें ज़रूरी एक ही बात है कि अध्ययनकर्ता को जो भी समस्या हम ले रहे हैं अध्ययन के लिए उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी होगी तो इससे क्या हो जाएगा कि जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो सब उभर कर आ जाएंगे और जो महत्वहीन है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो पक्ष निकल जाते हैं। दूसरा है द्वितीय चरण, बोलते हैं हम इसको सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में अध्ययन विषय से संबंधित जो विभिन्न पक्ष है उनको अलग अलग विभाजित किया जाता है और विभाजित करना आवश्यक भी है। और इसके लिए हम कहेंगे इसमें 2 भागों में देख सकते हैं इसको, द्वितीय चरण को। पहला तो ये है कि प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित करने से पर पहलू विशेष पर अधिक प्रकाश डाला जाए, मतलब जो समस्या है उसको ज़्यादा हाईलाइट करके प्रश्नों को पूछा जाए। दूसरे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त सूचनाओं का अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति में अधिकाधिक उपयोग हो। इस स्तर में अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के उपविभागों तथा उनसे संबंधित प्रश्नों के विस्तार, उनकी प्रकृति एवं उनकी उपयोगिता के विषय को निश्चित कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेज है, उसकी बात हम करेंगे। जब इस स्तर में प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, प्रश्न निर्माण करते समय जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, संदेहयुक्त या बहुअर्थक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम प्रश्न जब पूछते हैं तो पूछने वाला जो है वो उत्तर दूसरे ढंग से चाहता है और समझने वाला उत्तर दूसरे ढंग से देता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा है प्रश्नों की वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, संदेह उत्पन्न करने वाली ना हो और बहुअर्थक भी ना हो। ऐसे भी प्रश्न नहीं हो कि सूचनादाता को समझने में देर लगे, विलम्ब लगे कि मेरे से क्या पूछा गया है। और कभी कभी क्या होता है, जब उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाता तो उसको खुद पर ग्लानि होने लग जाती है अथवा उत्तर देने में उसे संकोच होने लगता है। दोनों स्थितियाँ आती है, या तो नहीं आने पर ग्लानि और या फिर संकोच। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर वो देना नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में उसको संकोच होने लग जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अध्ययन विषय से संबंधित सरल, स्पष्ट और सही ढंग से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरदाता स्वयं आगे होकर विचारपूर्वक देता है।
प्रश्नों को के निर्माण के समय शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आगे अत्यधिक विचारपूर्वक अध्ययन आधारित प्रश्नों का ही निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्नों की ये विशेषता होनी चाहिए कि प्रश्न में अनुसंधानकर्ता जो उत्तरदाता से चाहता है, उत्तरदाता भी उसको उसी रूप में देखे, उसी रूप में समझे और वह वही उत्तर दे जो अनुसंधानकर्ता चाहता है। तो इसलिए हम कहेंगे प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से पूरा किया जाना चाहिए। फिर चौथा चरण है प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में लगाया जाता है। चौथे चरण में जब सारे प्रश्न बन गए, उसके बाद पहले प्रश्नों में तो क्या करते हैं, जब हम निर्माण करते हैं तो जैसे जैसे याद आती जाती चीज़ें वैसे लिखते जाते हैं। चतुर्थ चरण में क्या करते हैं, इसको क्रमबद्धता के आधार पर इन प्रश्नों को जमाया जाता है। जब तक प्रश्न क्रमबद्ध नहीं होंगे तो उत्तरदाता जो है वो भी संशय में रहेगा और अनुसंधानकर्ता को भी बात समझ नहीं आएगी वो कहाँ से काम शुरू करे और कहाँ अंत करे। तो इसलिए इसके जो प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में लगाया जाता है, इसकी अपनी उपयोगिता है। जैसे प्रश्नों को क्रम से लगाने से उत्तरों के माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति उसी क्रम में होती है जिस क्रम में तथ्यों की व्याख्या, विश्लेषण, रिपोर्ट लिखनी होती है। फिर दूसरा फ़ायदा ये भी है इसमें कि क्रम से लगे हुए प्रश्नों के द्वारा सूचनादाता से भी उत्तर शीघ्रता से मिल जाते हैं, नहीं तो उसको कोरिलेट करने में दिक्कत आती है, इसलिए वो आराम से दे सकता है उत्तर। तीसरा है प्रश्नों का क्रम यदि सरल से जटिल की ओर होता है तो सूचनादाता प्रारंभ में सरल प्रश्नों के उत्तर देखकर मानसिक रूप से जटिल प्रश्नों के लिए तैयार हो जाता है। पहले ही बैठते ही अगर हम अनुसंधान में जैसे ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे ही प्रश्न पूछने लगें, जैसे ही अनुसूची भरने की कोशिश करें और पहले ही कठिन शब्दों के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाए तो उत्तरदाता की मानसिकता बदल जाती है। इसलिए सरल से जटिलता की ओर प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। अतः जो जटिल प्रश्न हैं उनको लास्ट में रखे जाने चाहिए। कठिन प्रश्नों के उत्तर भी बिना धारणा के, इससे क्या होगा कि वो कठिन प्रश्नों को भी बहुत आसानी से उत्तर दे पाएगा उत्तरदाता। अध्ययन विषय में भी उसको रुचि आने लग जाती है और वह उत्तर सही देने लग जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि केवल प्रश्नों का निर्माण ही नहीं, प्रश्नों की क्रमबद्धता भी उत्तरदाता की मनोवृत्तियों को या उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है। इसलिए प्रश्नों का जब क्रम से लगाया जाए तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई ऐसा प्रश्न सम्मिलित नहीं हो जाए जिसका उत्तर ही नहीं मिले। मतलब ऐसे प्रश्न नहीं हो जो उत्तरदाता को आते ही ना हो। ऐसे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करने से बचना चाहिए। और अंतिम जो चरण है वो है इस स्तर पर अनुसूची की वैधता की परीक्षा की जाती है। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया है उन प्रश्नों के द्वारा वास्तव में यदि उद्देश्य की पूर्ति होती है तो वह अनुसूची क्या कहलाती है, वैध अनुसूची कहलाती है, मान्य अनुसूची कहलाती है। और इसकी जांच की पूर्व में ही कर ली जानी चाहिए। प्री टेस्ट बोलते हैं, प्री टेस्ट पायलट सर्वे जो भी हम कह सकते हैं इसको। प्रश्नों के निर्माण में अनेक बार कुछ त्रुटियां रह जाती है जिससे सही उत्तर नहीं मिल पाते हैं। इसका निराकरण करने के लिए अनुसूची को अंतिम रूप देने से पूर्व उस अनुसूची का टेस्ट ले लेना चाहिए कुछ व्यक्तियों के से मिलकर, और उसके बाद उन जो प्रश्न बनाए हैं हमने उन प्रश्नों में से अगर कोई प्रश्न ऐसा सम्मिलित हो जाता है जिसका आंसर सेम आ रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न सम्मिलित हो गए हैं जिनका उत्तर उत्तरदाता देना ही नहीं चाहता तो उनको या तो बहुत ही ज़रूरी हो पूछना तो दूसरे ढंग से, सरल ढंग से पूछ ले, टुकड़ों में पूछे, और अगर ज़रूरी नहीं हो तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। फिर या यूँ कहें हम, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नए प्रश्न जो प्रश्न जिनका उत्तर उत्तरदाता देना नहीं चाहता या देने में संकोचाता है, ऐसे प्रश्नों के स्थान पर नए प्रश्नों का निर्माण कर लेना चाहिए। इस प्रकार अनुसूची की कमियों को दूर कर लेने से आगे आने वाली समस्याओं का क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है और हमें अनुसूची भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से आज हमने अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया देखी है और हम कल देखेंगे
अनुसूची का भौतिक स्वरूप कि किस तरह की अनुसूची होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इन सब की बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल।